गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रजनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। प्रजनन उसे कहते हैं जो अपने जैसे संतान को जन्म दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन, जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। और अब एक एक करके विषय हम लोग जानेंगे। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं। देखिए, प्रजनन क्या होता है, जिसको हम लोग जनन कहते हैं, जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या जन्म देता है, उसको हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। जो अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। बात समझे? जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। बात समझे? अब देखिए, यहाँ अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल की ओर आते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछता निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक प्रजनन होता है? जैसे अमीबा। अमीबा में क्या होता है? यह विखंडन या द्विविखंडन होता है, मतलब अपने शरीर से टूटकर अलग हो जाना, यह विखंडन कहलाता है। बात समझ में आई? तो अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद होता है क्या? मुकुलन। मुकुलन में भी क्या होता है? टूटकर अलग होना। समझे? इसके बाद काई। काई का कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बायोकिलियम, जिसको हम लोग पत्थरचट्टा कहते हैं, गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, शकरकंद हो गया। ये सब में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। बात समझे? अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। हमको लगता है कि आप अलैंगिक प्रजनन समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं लैंगिक प्रजनन में। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। बात समझे? जिसमें नर मतलब पुरुष हो गया, मादा मतलब स्त्री, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो ही चीज भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक, अब देखिए, नर जिसको हम लोग पुरुष कहते हैं, पुरुष का जनन अंग मुख्य रूप से वृषण है। ठीक, मनुष्य में वृषण की संख्या 2 होती है, जो हम बगल की फिगर में हम बना दिए हुए हैं। तो मनुष्य का मुख्य जनन अंग क्या है? क्या है? वृषण है, जो बगल यहां पर हम फिगर बना दिया। परीक्षा में पूछे जाते हैं पुरुष के जनन अंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक एक के विषय वो इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इससे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके विषय में हम बताएंगे। अब देखिए, इसके अंदर ये क्या है? पुरुष का वृषण का फिगर है। अब देखिए, एक एक के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। पेनिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में सीसन कहते हैं। सीसन ये क्या करता है? हमारे पेशाब को बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। तो सीसन का क्या काम है? जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं हिंदी में, यह पेशाब को हमारे बाहर निकालने का कार्य करता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सीसन का क्या कार्य है। इसके बाद पाया जाता है वेस्ट डिफरेंस नामक नस, ऊपर में पतली नस पाई जाती है। ठीक, इसका क्या कार्य है? जो वेस्ट डिफरेंस जो है क्या करता है? बीड़ी को निकालता है। ठीक, बीड़ी को निकालता है। तो डॉक्टर से क्या करते हैं? जब पुरुष की नसबंदी जब करते हैं, वेस्ट डिफरेंस नामक नस को क्या करते हैं? काट देते हैं। इसीलिए क्या पुरुष की नसबंदी को क्या कहलाता है? वेक्सोटॉमी कहलाता है। बात समझे? वेस्ट डिफरेंस एक पतली नस होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं कौन चीज? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? वृषण के बाहर एक पतली नस होती है। इसके वृषण के बाहर जो होती है एक प्रकार की पतली नस होती है। पेनिस के विषय में बता दिए, वेस्ट डिफरेंस के नाम के विषय में बता दिए, एपिडर्मिस के विषय में बता दिए। अब चलिए, यहाँ टेस्टिस का मुख्य रूप से हमारे शरीर में योगदान है। टेस्टिस, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण कहते हैं, जिसकी संख्या मनुष्य में 2 गो होता है, जो यहाँ पर हम फिगर को बना दिए हुए हैं। ठीक, और यह पुरुष का जो है मुख्य जनन अंग है। और इसके बाहर में जो एक वृषण कोष होता है, यह टेस्टिस के बाहर एक पतली परत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। अब चलिए, वेस्ट डिफरेंस किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है,
इसके बाद पुरुष से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चलिए आप क्लास में क्या कीजिए, बने रहिए। वृषण में देखिए क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, जिसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 2 है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। और प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि हमारे वृषण को बनाने में क्या करते हैं, वृषण के अंदर शुक्राणु जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, उस बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि शुक्राणु किससे निकलती है, नर से या मादा से। तो आप याद रखिएगा शुक्राणु जो है जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ये हमेशा पुरुष से निकलता है। जो प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि जो होती है यही निकालने में मदद करती है और इसी से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब देखिए, और टेस्टिस से एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलती है, जो यह क्या करता है, हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति को सूंघने के बाद उत्तेजना पैदा करते हैं। जब हम लोग कहीं चलते हैं तो कोई अगर सेंट लगा के चलता है तो वो क्या करते हैं, सूंघने के बाद हमारे शरीर में अलग फीलिंग होने लगता है, उत्तेजना पैदा करने लगता है। और इसका क्या क्या लक्षण होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर से निकलेंगे तो क्या होने लगता है, ये पुरुष से जब निकलते हैं तो परीक्षा में पूछे जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि कहाँ से, किससे निकलते हैं, स्त्री से या पुरुष से। तो प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि जो होते हैं ये पुरुष को स्पर्म बनाने में मदद करते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन निकलते हैं ये हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। और इसके क्या क्या कारण है, लड़का में क्या हो जाता है, दाढ़ी बाल आना चालू हो जाता है, मूंछ आना चालू हो जाता है, आवाज भारीपन होने लगता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। बात समझे। अब चलिए शुक्राणु के विषय में पढ़ते हैं। शुक्राणु की संख्या जो है जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्म, हमारे शरीर में 20 लाख है। इसका जीवन काल जो होता है 20 से 30 मिनट का होता है। अगर हमारे शरीर से स्पर्म निकल गया तो इसका जीवन काल जो होगा 20 से 30 मिनट होता है। और इसकी हमारे शरीर में संख्या कितनी है, 20 लाख है। बात समझे। इसकी तापमान जो होता है हमारे शरीर से 2 से, जैसे हम लोग के शरीर का 37 डिग्री टेम्परेचर होता है सामान्य मनुष्य का, तो उससे 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है वृषण का तापमान। बात समझ में आया। और बेड्स डिफरेंस नामक जो एक नस बताएं, एक पतली नस होती है, इसका क्या काम है, बेड्स डिफरेंस नामक नस को ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जो स्पर्म बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं शुक्राणु, या क्या करते हैं, महिलाओं को अंडाणु में पहुंचाने में ये वाले नस मदद करते हैं। बात समझे। जो बेस्ट डिफरेंस एक पतली नस होती है, इसी के माध्यम से शुक्राणु किसमें, अंडाणु में पहुंचने का कार्य करता है। बात फिर से समझिए, ये बेस्ट डिफरेंस नामक एक पतली नस जो होती है, इसी के सहायता से यहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म में क्या करते हैं, ये अंडाणु में जाने में सहायता प्रदान करते हैं। जब भी पुरुष का नसबंदी किया जाता है तो बेल्स डिफरेंस नामक नस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। इसीलिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, वेक्टोटॉमी। यहाँ पर हम क्या लिख दिए। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महिला का जनन अंग फिगर हम बनाए हुए हैं बोर्ड पे, ठीक ना। इस तरह से ये जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं अंड वाहिनी। बात समझे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड वाहिनी कहते हैं। जो फिगर बना दिए हैं, अंड वाहिनी एक दायां तरफ पाया जाता है, एक बायां तरफ पाया जाता है प्रत्येक महिलाओं में। देख परीक्षा में पूछे जाते अंड वाहिनी किसमें पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में। तो अंड वाहिनी किसमें पाए जाते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्त्री कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, और दूसरा नाम इसका है डिम वाहिनी। डिम वाहिनी बोले या अंड वाहिनी बोले या फेलोपियन ट्यूब बोले, हम लोग तीनों एक ही चीज को हम लोग समझेंगे। बात समझे। इसके बाद इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर जो बिंदा बिंदा दे दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी, हिंदी में कहते हैं अंडाशय। बात समझे। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अंड वाहिनी, फेलोपियन ट्यूब या डिम वाहिनी, तीनों एक ही नाम है। इसके बाद क्या, अंडाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं तो जिसको क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को इस तरह से जो आकार रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है यौनी आता है। इसके बाद नीचे आता है बेजिना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बलवा कहते हैं। और ह्यूमेन जो होता है, ह्यूमेन ये क्या होता है, गर्भाशय का ये अंतिम हिस्सा होता है। ठीक। अब चलिए हम लोग एक एक करके विषय में जानेंगे।
पहले कुछ मेन बातें जो है वो जान लेते हैं। गर्भाशय जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूट्रस कहते हैं, बच्चा का विकास यूट्रस में होता है। बात समझे, महिलाओं के शरीर में बच्चा का विकास कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। जो इस तरह से हम यूट्रस की आकृति बना दिए हुए हैं कि क्या होता है, दायां तरफ भी पाया जाता है महिलाओं में और बायां तरफ भी पाया जाता है। यूट्रस मतलब गर्भाशय में ही बच्चा का विकास होता है, समझे। अब इससे पहले समझने के लिए हम लोग निषेचन को समझेंगे। इससे पहले पुरुष जनन अंग में हम बता दिए थे, पुरुष से क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, ठीक। और ये भी बताए थे एक नस होती है जो उसका अंडाणु में प्रवेश करने वाली, ठीक। हुआ नस का नाम आप क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए निषेचन क्या होता है। निषेचन अपनी भाषा में समझिए, जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। बात समझिए, जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। मतलब साफ साफ अक्षर में समझिए, अंडाणु और शुक्राणु जो है ये हमारे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जिसको हम लोग डिंब वाहिनी कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। मतलब इधर से प्रवेश होगा शुक्राणु और जाके मिलेगा कहाँ पे? यहाँ पे अंडाशय रहता है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, और यहाँ पे क्या मिलते हैं? शुक्राणु मिलते हैं, ठीक। अब देखिए जहां ये हो गया निषेचन कहाँ होती है? डिंब वाहिनी में होती है। अब चलिए हम लोग अंडाशय के विषय में पढ़ेंगे। महिलाओं में अंडाशय की संख्या जो है कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। और महिलाओं का मुख्य जनन अंग जो है क्या होता है? अंडाशय होती है, ठीक। जिस महिलाओं में अंडाशय नहीं पाई जाती है वह महिला क्या हो जाती है? बांझपन की समस्याएं से उत्पन्न हो जाती है। बात समझे। तो महिलाओं में अंडाशय की संख्या या ओवरी जिसको कहते हैं, अंडाशय की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक। और इसका मुख्य जनन अंग, महिलाओं का मुख्य जनन अंग क्या होती है? तो अंडाशय होती है। बात समझे। और अंडाशय का क्या कार्य है? यह अंडा का निर्माण करता है। अंडा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवम, इसका यह निर्माण करता है। अब अंडाशय के विषय में हम लोग क्या क्या एक एक बातें को समझेंगे, अंडाशय का क्या कार्य है। तो सबसे पहले देखिए, अंडाशय जो है ये क्या करता है? ओवम का निर्माण करता है। और इसका कार्य क्या है? यह डिंब वाहिनी में ओवम को ले जाने का कार्य करती है। मतलब डिंब वाहिनी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब है, उसको वहां क्या अंडाशय को ले जाने का कार्य क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब में। मतलब यहां से निकलेगी। अब निषेचन की क्रिया यहां से होगी, इधर से हम लोग क्या पहुंचेगा? शुक्राणु पहुंचेगा। तो यहाँ आके कहाँ मिलेगा? दोनों इधर से शुक्राणु हमारे प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद यहाँ से हमारे क्या निकले? अंडाणु निकले। तो यह डिंब वाहिनी में जाके दोनों मिलते हैं। बात समझे। यहाँ पर मिल गए ओवम। और देखिए यह जो होती है इसको हम लोग डिंब वाहिनी कहते हैं, या तो अंडाशय कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो होती है डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी को क्या करते हैं? जब भी महिलाओं की नसबंदी होती है, डिंब वाहिनी जो नस होती है जिसको क्या करते हैं? डिंब वाहिनी जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये नस को क्या करते हैं? महिलाओं की नसबंदी जो करते हैं, ये दोनों तरफ की नस को काट करके बांध देते हैं, ताकि अंडाणु जो इसका है यहाँ जब भी ये क्या करे? संभोग करे शुक्राणु के साथ नहीं मिल सके, इधर से अंडाणु निकल नहीं सके और डिंब वाहिनी में मिल नहीं सके। ये हमारे डॉक्टर साहब करते। जब महिलाओं की नसबंदी की जाती है तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और अंडाशय से क्या निकलती है? हमारे 3 प्रकार के क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। बात समझिए। कई बार एग्जाम में ये मोस्ट भी आई है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है अंडाशय से कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? तो 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक एजोस्ट्रोन निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, और रिलैक्सिन नामक 3 हार्मोन निकलते हैं, जो अलग अलग हार्मोन का अलग अलग कार्य होते हैं। अब देखिए एजोस्ट्रोन नामक जो हार्मोन होता है, एजोस्ट्रोन नामक हार्मोन, यह महिलाओं में मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है। बात समझे। अब देखिए मासिक चक्र क्या होता है? यहां से क्या होता है? जब यहाँ
अब ऐसे समझिए, महिलाओं में जो होता है मासिक चक्र प्रत्येक 28 दिन पे होता है, बात समझे। तो यहाँ से जो भी ब्लड रहते हैं पेशाब के रास्ते क्या होता है, वल्वा के रास्ते, जिसको हम लोग बेजिना कहते हैं, इससे ब्लड निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। तो यह मासिक चक्र पर नियंत्रण कौन करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन करता है इसका। और दूसरा ये काम है महिलाओं में, और क्या करते हैं, स्तन को उभार लाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का कार्य है, यह दाढ़ी मूंछ और आवाज को भारीपन लाने की में सहायता प्रदान करता है। उसी तरह प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है, यह क्या करता है, महिलाओं में छाती को उभार लाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है, देखिए प्रोजेस्टेरोन नामक का हार्मोन का ये छाती का उभार लाने में सहायता करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो ये छाती का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। तथा इसका दूसरा काम है महिलाओं को गर्भ धारण करने में यह सहायता प्रदान करता है। तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या कार्य है, दो कार्य है कि छाती का विकास करने में, और दूसरा क्या कार्य है, महिलाओं को गर्भ धारण करने में यह सहायता प्रदान करते हैं। 3 नंबर हम लोग आते हैं रिलैक्सिन। ठीक, रिलैक्सिन जिसका क्या कार्य है, ये हमारे शरीर में क्या, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है, महिलाओं में डिलीवरी जिसको प्रसव कहते हैं, इसकी सहायता करने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। रिलैक्सिन नामक जो हार्मोन है, जब भी महिलाएं की डिलीवरी होती है, ये यूट्रस मतलब गर्भाशय को, ये जब हार्मोन मतलब महिलाएं की जिस समय डिलीवरी होती है उस समय यूट्रस को ये क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, ताकि बच्चा आसानी से निकल सके, यूट्रस के मार्ग होते हुए, बलवा योनि के मार्ग होते हुए निकल सके। बात समझे, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। फिर से एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में अंड वाहिनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिम्ब वाहिनी या फिलोपियन ट्यूब। ठीक, यहाँ क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यहाँ से शुक्राणु आते हैं और अंडाणु यहाँ इधर से अंडाणु निकलते हैं, यहाँ फिलोपियन ट्यूब में मिल जाते हैं। ठीक, और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जब भी महिलाओं की नसबंदी करते हैं, फिलोपियन ट्यूब नामक नस काट दिए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद यह निषेचन हो गया। इसके बाद अंडाशय, अंडाशय महिलाओं का मुख्य जनन अंग है, जो कि इससे क्या करते हैं, ये ओवरी अंडा का निर्माण करता है। एक जिसको ओवम का ये क्या करता है, निर्माण करता है, और इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है जो मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है और महिलाओं को छाती यानी कि उभार लाने में सहायता प्रदान करता है। और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है ये स्तन के विकास या गर्भ धारण करने में महिलाओं को सहायता प्रदान करता है। और रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो है महिलाओं को डिलीवरी करने में सहायता प्रदान करता है। और रिलैक्सिन नामक हार्मोन का दूसरा कार्य है, महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो उस समय क्या करते हैं, यूट्रस को रिलैक्सिन नामक हार्मोन उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। बात समझे, हमको लगता है कि यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग गर्भाशय के विषय में और पढ़ते हैं, और सब तरह तरह अंड वाहिनियों और डिम्ब वाहिनियों की और आगे क्लास करते हैं। अब चलिए हम लोग गर्भाशय के विषय में पढ़ेंगे। गर्भाशय क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या काम होता है। सबसे पहले बताए गर्भाशय में क्या होता है, बच्चा का विकास होता है। बच्चा का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय में भी भ्रूण का विकास होता है। देखिए भ्रूण क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण हत्या क्या होता है, बच्चा को जन्म लेने से पहले मतलब अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम महिलाओं के पेट में जो बच्चा रहता है पहले पता कर लेते हैं कि अगर हमको अधिक लड़का है, हम लड़की चाहते हैं, तो क्या अब आने वाला जो है ये लड़का है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उसकी पेट में ही क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। उसी को क्या कर दिया गया, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। अगर कोई महिलाएं हैं उसके पेट में बच्चा पल रहा है और क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं और चेकअप करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अगर हमको ज़्यादातर क्या हो रही है, लड़की है और आने वाला भी लड़की है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को इस धरती पर आने से पहले उसकी हत्या करवा देते हैं। उसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले गर्भाशय में एक थैली, गर्भाशय जो होता है यह एक थैली के समान रहता है। ठीक, और बच्चा का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में ही होता है। लेकिन निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, डिम्ब वाहिनी, अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय के अंदर ही क्या रहता है, भ्रूण रहता है। इसी के अंदर जो ये है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं।
ठीक। और जब बच्चा भ्रूण में रहता है, मतलब गर्भाशय में रहता है, तो बच्चा का सबसे पहले हृदय बनना शुरू होता है। ठीक। इसके बाद ये जो होते हैं हमारे भ्रूण या गर्भाशय जो होते हैं इम्यूनिटी सेक के द्वारा नमक झिल्ली से यह ढका हुआ रहता है, एक पीला तरह से रहता है। और भ्रूण में जो बच्चा को भोजन मिलता है यह गर्भनाल के द्वारा, यह प्लेसेंटा कहते हैं, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चा को जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसको भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा कहेंगे, यह गर्भनाल के द्वारा मिलता है। बात समझे? जब भी महिलाएं गर्भ धारण करती है तो दो तत्व की कमी हो जाती है, एक आयरन की कमी और एक कैल्शियम की कमी। ये दो तत्व की कमी हो जाती है जो हम बोर्ड पर यहाँ लिख दिए हुए हैं। अब देखिए कि महिलाएं गर्भ धारण कैसे करती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मासिक चक्र कैसे होता है। मासिक चक्र ये प्रत्येक 28 दिन से क्या होता है? ये प्रत्येक 28 दिन पे होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, यहाँ क्या है? अंडाशय है, तो यह 7 दिन क्या करता है? यह 7 दिन क्या कर रही है? 7 दिन में यह क्या करती है? यह एक अंडा बनता है। ठीक। और 7 दिन अंडा बनने के बाद अब यह क्या करती है? 7 दिन यह इंतजार करती है कौन चीज का? कि मेरे पास कोई कौन चीज आ जाए। यहाँ अंडा बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर जैसे खाना बनकर तैयार हो गया, ये शुक्राणु का इधर से आने का डिंब वाहिनी में इंतजार करता है। अगर इस समय क्या पहुंच गए? शुक्राणु पहुंच गए यहाँ डिंब वाहिनी में, तो महिलाएं उस समय गर्भ धारण कर ली। अगर ये 7 दिन तक इंतजार की, 7 दिन बनने में समय लगा और 7 दिन तक इंतजार की नहीं आया, तो फिर 7 दिन के अंदर क्या हो जाता है? यह धीरे धीरे अब अपना, मतलब कि ये धीरे धीरे अपना ऑटोमेटिक मरना चालू हो जाते हैं। तो फिर कितना हो गया? 21 दिन हो गया। और फिर 21 दिन होने के बाद फिर 7 दिन अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या कर देते हैं? धीरे धीरे 28वां दिन जब पुर जाएगा तो ये 28वां दिन क्या होने लगता है? ये पेशाब के रास्ते, मतलब बलवा के रास्ते यहाँ से ब्लड आना चालू हो जाता है। मतलब 7-14 दिन में जो लगा, जो मरने में मर के यह ब्लड होके क्या हो गया था? खराब हो गया था। खराब होने के बाद ये ब्लड रास्ता, जो गंदगी के रास्ते, ये गंदगी मतलब मरा हुआ ब्लड क्या हो जाता है? ये 28वां दिन यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब यहाँ से निकलना प्रारंभ हो गया ब्लड, तो अब फिर ये क्या करते हैं? ये अभी इंतजार करेंगे, अब इसका ये काम है। अब दूसरे महीने में क्या करते हैं? ये 7वां दिन ये बनाना शुरू करते हैं। जब ये बनाना शुरू किए तो फिर अब देखिए 7 दिन हो गया, तो अब 7 दिन में इसको फिर बनाने में लगा। अगर मान के चलिए ये 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये अपना क्या बना रहे हैं? अंडाणु बना रहे हैं। अंडाणु बनाने के बाद जिसके ये अंडाशय का ये निर्माण कर रहे हैं। ठीक। अब फिर 7 दिन क्या करेंगे? ये इंतजार करेंगे कि 7 दिन तक अगर यहाँ पहुंच गया स्पर्म तो यह महिलाएं गर्भ धारण कर लेगी। अगर नहीं किया तो 7 दिन में क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। फिर 7 दिन में नष्ट होने के बाद मतलब 28 दिन जब इसका पूर जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? बलवा के रास्ते, योनि के मार्ग होते हुए ये पेशाब के रास्ते ये बाहर आ जाएगी। तो वही क्या होता है? जब मासिक चक्र ये हो जाता है तो मासिक चक्र के बाद जब ये 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद जब क्या करते हैं? यहाँ पर बनकर ये ब्लड तैयार रहता है। यहाँ ओवम में जब ये क्या बनकर तैयार रहते हैं? ओवरी बनकर यहाँ तैयार रहते हैं। तो यहाँ से ये क्या शुक्राणु स्पर्म का इंतजार करते हैं। जब भी यहाँ स्पर्म क्या हो जाते हैं? संभोग क्रिया के बाद यहाँ का स्पर्म पहुंच जाते हैं यहाँ डिंब वाहिनी में। अब देखिए डिंब वाहिनी में जब स्पर्म पहुंच गया और इधर से क्या आया? ओवम आया, तो अब यहाँ दोनों कहाँ मिल गया? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद महिलाएं क्या कर ली? गर्भ धारण कर ली। जब गर्भ धारण यहाँ फेलोपियन, अब अंडाणु और शुक्राणु मिला कहाँ? यहाँ फेलोपियन ट्यूब में मिला। लेकिन बच्चा का विकास कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमारा गर्भाशय में होगा, और जो सबसे पहले हृदय हमारे बच्चे का बनेगा। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है? किसी किसी स्त्री को डबल बच्चा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जम्बो बच्चा कहते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं? हमारे शरीर में स्पर्म 10,000 की संख्या में एक बार में निकलता है। 10,000 की संख्या में एक बार निकलता है। अब एक बात समझाइए, अगर हम लोग यहाँ एक रेखा खींच दिए हैं, अगर 100 आदमी को एक बार दौड़ाएंगे तो कोई तो ऐसा इंसान होगा, तो क्या होगा? कोई एक ऐसा इंसान होगा जब यहाँ पहुंचना है ओवम के पास तो एक पहला इंसान पहुंचेगा। इसी तरह जब 10,000 की संख्या में निकलती है यहाँ से, तो स्पर्म जब इस तरह से जाने लगती है, इस तरह से जाने लगती है, सब क्या हो जाते हैं? यहाँ इसका हम जीवन काल भी बताए थे, ये 20 से 30 मिनट तक यह जीवित रह सकते हैं। और यहाँ क्या ओवम इंतजार करते हैं, यहाँ से
कहाँ पहुंच गए, इसके पास क्या पहुंच गए, स्पर्म हमारा पहुंच गया। तो यहाँ ओवम से जब मिला तो क्या बन गया, ये महिलाएं गर्भ धारण कर रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जब एक के नहीं, एक के जगह ये क्या पहुंच जाते हैं, डबल पहुंच जाते हैं, एक बार में दोनों पहुंच जाते हैं, तो उसको समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए क्या हो जाता है, डबल बच्चा हो जाता है। तो कभी कभी इसीलिए महिलाओं के जब स्पर्म क्या करते हैं, दो स्पर्म एक साथ पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसको जोड़ा बच्चा, जिसको हम लोग जमो बच्चा कहते हैं, इस तरह से होते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, इसके विषय में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, गुणसूत्र पढ़ना पड़ेगा। और गुणसूत्र की बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन कहते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है, पुरुष में संख्या जो पाई जाती है 6 संख्या 46 को पाया जाता है। तो अब देखिए, इसमें पुरुष में मतलब कि हम लोग के शरीर में, मनुष्य में जो होता है ना, यह अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक। तो 46 का जब होगा तो पुरुष में जो क्या पाया जाएगा, पुरुष में पाया जाता है XY और महिलाओं में पाया जाता है XX, ठीक ना। इधर स्त्री लिख देते हैं, तो महिलाओं में क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। अब देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब तइष्टो इससे निकलेगा, तइष्टो इससे निकलेगा। अब यहां पर क्या होता है, पुरुष में X और Y पाए जाते हैं और महिलाओं में XX पाए जाते हैं, ठीक। जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पूरी तरह से, और इसके विषय में जानकारी देंगे। आप अभी ये समझिए कि लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुष में क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है। Y जो है ना, ये लड़का को दर्शाता है, ठीक, और XX जो है ना, ये लड़की को दर्शाता है, ठीक। अगर पुरुष का X और महिलाओं का भी X का, महिलाओं में X है तो X ये आएगा, तो वह क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, बात समझे। और लेकिन पुरुष का Y मिलेगा और महिलाओं की X मिलेगा, यह क्या हो जाएगा, हमारा लड़का हो जाएगा। इसीलिए कोई स्त्री को या तो लड़का हो रहा है या सिर्फ लड़की हो रहा है। अगर किसी स्त्री को सिर्फ लड़की हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन होते, पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं होते। अगर किसी को सिर्फ क्या हो रहा है, लड़का हो रहा है, तो उसका भी जिम्मेदारी कौन है, पुरुष है। पहले जो पहुंचेगा XY में, वह अगर XX पहुंच गया, स्पर्म यहां से क्या पहुंच गया, Y पहुंच गया, और महिलाओं से क्या पहुंच गई, X पहुंच गई, तो वह लड़का हो जाएगा। लेकिन इधर से X, महिलाओं से X और पुरुष से भी X स्पर्म पहुंच गया, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा लड़की हो जाएगी, बात समझे। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि परखनली शिशु, परखनली शिशु क्या होता है, और इसके बाद सेरोगेट्स मदर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सेरोगेट्स मदर क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। परखनली शिशु, अब देखिए, एक बच्चा को जन्म देने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, जो जो चीज की आवश्यकता होती है, अगर वो चीज हम पूरा कर दें तो एक बच्चा बन जाएगा, यही ना। अब देखिए, हमको आवश्यकता क्या क्या, एगो अंडाशय की आवश्यकता है, ठीक ना, एक अंडाशय की आवश्यकता है, ग्रीवा की आवश्यकता है, ओवम की आवश्यकता है, और स्पर्म की आवश्यकता है, अंड वाहिनी की आवश्यकता है। इसी तरह एक ट्यूब में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिव ट्यूब, बेबी, और निषेचन किसी शरीर के अंदर में नहीं करा के किसी परखनली में कराते हैं। मतलब मानव के शरीर में को छोड़ करके, मतलब महिलाओं के शरीर में नहीं कराकर, मतलब जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं हो, मतलब महिलाओं के अंदर नहीं हो, महिलाओं से क्या निकाल लिए, अंडाणु निकाल लिए, और पुरुष से शुक्राणु निकाल लिए, और परखनली शिशु में जाके क्या करा दिए, निषेचन करा दिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं, या जिसको टेस्टी ट्यूब बेबी कहते हैं। विश्व में सबसे पहले एक जो कराया गया था 25 जुलाई 1978 ईस्वी को, जिसका कहाँ कराया गया था, ब्रिटेन में, जिसका नाम था लुई ब्राउन। और भारत में पहली बार जब कराया गया था 6 अप्रैल 1986 ईस्वी को, जिसका नाम क्या था, इंदिरा था, बात समझे। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अब जानते हैं हम लोग सेरोगेट्स मदर क्या होता है, सेरोगेट्स मदर, यही ना। अब बोलचाल की भाषा में समझिएगा, सेरोगेट्स का मदर का मतलब यह होता है, जब भाड़े की मां लाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोगेट्स मदर कहते हैं। जैसे कोई की स्त्री है, मान के चलिए कोई लड़की है, ठीक ना,
लड़की का नाम कुछ भी दे दिए, डब्लू नाम की लड़की है, ठीक ना। ये एक क्या है, हीरोइन है, हीरोइन है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेत्री लिख देते हैं, ठीक। ये डब्लू नाम की अभिनेत्री है और अभी ये क्या कर रही है, इसको कहीं अपना प्रोग्राम में जाना है। अब क्या करेंगे, किसी एक भाड़े की एक लड़की को लाएगी और इसका पति जो वाई नाम का रहेगा वो क्या करेगी, इससे क्या निकाल लेगी, मतलब इससे निकाल लेगा क्या, ये जो डब्लू नाम की ये अभिनेत्री है, इससे निकाल लिया क्या, अंडाशय निकाल लिया, ठीक ना। और इससे क्या निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक ना। और इससे पुरुष से क्या निकाल लेंगे, शुक्राणु निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लिए, शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। इससे निकालने के बाद अब निषेचन कराना है। अब ये जो महिलाएं किसी के नाम की महिलाओं को भाड़े के लाए और इसको जितना ये पैसा मांगेगी उतना दे देगी, इसका क्या, अंडाशय और इसका शुक्राणु, यही ना, स्पर्म इसका ले लेगा और इसका ओवम ले लेगा, दोनों का निषेचन करा देगा, कहाँ लाके, कि इस महिलाओं के डिंब वाहिनी में जाके करा दिया, तो ये महिलाएं ऑटोमेटिक बिना संभोग के क्या हो गए, गर्भ धारण कर लिए। जब गर्भ धारण कर लिए तो इसका गर्भाशय में क्या होने लगेंगे, बच्चा का विकास होने लगा। जिस दिन 9 महीना पूरे 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा, बच्चे का इसका डिलीवरी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरोगेट्स मदर कहते हैं। हमको लगता है कि जितना समझाया आप समझ लिए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि मेरा बन और बढ़ा रहे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।